हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ का साइंस का मिड टर्म एग्ज़ाम नज़दीक ही है और आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी होगी। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अब हम करने वाले हैं रिवीजन इस वीडियो के अंदर। मिड टर्म सिलेबस में आपके कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि मैंने यहाँ नोट डाउन भी कर दिए हैं और आपको मिड टर्म सिलेबस में भी मिल गए होंगे। चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से सबसे पहला जो पॉइंट है वो हमने करना है सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंसेस, उनके डायग्राम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में क्या डिफरेंस है, सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं, सेल इंक्लूजन्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सेल के ऑर्गेनल्स हैं, गोल्जी apparatus भी, न्यूक्लियस भी, क्रोमोसोम्स भी। तो इनके बारे में हमने सिर्फ पढ़ना है। तो जल्दी से हम रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को और रिवीजन का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। रिवाइज हम कर रहे हैं सपोर्ट मटेरियल से, जो आपको सपोर्ट मटेरियल स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया गया था, और दूसरा हम बात करेंगे अपनी वर्कशीट्स के जरिए इसको रिवाइज करेंगे। तो वर्कशीट के नंबर मैं बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 5 के लिए वर्कशीट नंबर 19 to 27 ये चैप्टर 5 से ली गई थी। हम यहाँ से इनकी रिवीजन करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये आपकी जो इस चैप्टर से पहली वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 19, इसमें आप देख सकते हो इसका आंसर भी लिखा गया है, क्वेश्चन भी आपने किया है। ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट और स्ट्रक्चर। ये जो स्मॉल यूनिट और स्ट्रक्चर होती है जिससे कोई भी लिविंग बींग बना होता है, उसी स्ट्रक्चर को हम सेल कहते हैं। एंड द सेल इज बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल द फंक्शंस एंड द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग्स आर परफॉर्म बाय द सेल। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। नोट करने का टाइम नहीं है तो आप लर्न कर सकते हैं। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम अभी रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, ये इसमें भी वर्कशीट में भी दिया गया था कि सेल को डिफाइन करें, तो ये आपकी वर्कशीट नोटबुक में भी आपको मिल जाएगा आंसर। इसी के बाद एक अगला क्वेश्चन था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। अगर आपने ये वर्कशीट नहीं की हुई थी तो आप वीडियो से भी कंप्लीट कर सकते हैं चैनल पर सर्च करके। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इसको भी हम जान लेंगे। तो सबसे पहले सेल के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज ले लेते हैं कि जो ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स, यानी कि जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी माइक्रोस्कोपिक यूनिट है, सबसे छोटी है, उसको हम सेल कहते हैं। और जो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। किसी भी लिविंग बीइंग के लिए जो सबसे छोटी स्ट्रक्चरल या फंक्शन करने वाली जो यूनिट होती है वो सेल ही है। और जिस स्टडी के अंदर हम कंपोजिशन ऑफ सेल या उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं वो साइटोलॉजी कहलाती है। एंड सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसको सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था, उसके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस ली थी। और उन्होंने किस पर इसका एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने एक डेड स्लाइस ऑफ कोक ली थी। 1665 में उन्होंने इसके बारे में ये डिस्कवरीज की थी। फर्स्ट फ्री लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय ए वी लीवेनहॉक इन 1674। तो सबसे पहली जो लिविंग सेल डिस्कवर की थी वो ए वी लीवेनहॉक ने की थी। ये तो डेड स्लाइस ऑफ कोक रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन सबसे पहले डिस्कवरी सेल की उन्होंने ही की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का है। ये वर्कशीट में आपको ऐसे शॉर्ट में टेबल दे रखा था, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको हम याद कर सकते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इनका साइज़ बहुत कम होता है, यानी कि 1 से लेकर 10⁻⁻6 मीटर तक। लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं वो इनसे थोड़ा सा बड़ी होती हैं, फेयरली लार्ज इन साइज़ कंपेयर किया गया है। तो इसका जो साइज़ होता है वो 5 से 100 होता है। ठीक है, न्यूक्लियर रीजन न्यूक्लियोइड नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियोइड होता है, इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि न्यूक्लियस जो है उसकी कवरिंग होती है। ऑलवेज यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक जो है ना वो यूनिसेलुलर में मिलता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है वो मल्टी सेलुलर में मिलता है। तो इसका मतलब जो हमारे प्लांट्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनमें सब में क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। ओके, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है इसके अंदर प्रोकैरियोटिक में, लेकिन इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता ही नहीं है, लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन कैसे होता है इसके अंदर, फिशन से या फिर बडिंग से होता है, लेकिन यहाँ पर यूकैरियोटिक में सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस से होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। इसके अंदर जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, आपको पता है डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के पार्ट होते हैं, उन्हीं को ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो इनकी जो बाउंड्री होती है, जो इनकी मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं उनकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल बैक्टीरिया आप लिख सकते हो, और इसके अंदर यूकैरियोटिक में आप एग्जाम्पल लिखोगे ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एग्जाम्पल जब भी डिफरेंसेस आता है तो ऐसे पॉइंट में लिखो, बीच में एक लाइन ड्रॉ करो और इधर पॉइंट्स में आप डालो। ठीक है, और नीचे जो भी आपको दिया गया है ना डिफरेंस वाला क्वेश्चन, उसमें से आप एग्जाम्पल ज़रूर लिखो। यहाँ मैंने डायग्राम को भी ऐड कर दिया है। तो एक
ये जो दोनों डायग्राम्स हैं थोड़ा मुश्किल लग सकते हैं आपको, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा समझेंगे तो हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पे आपको सेल वॉल मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद राइबोसोम्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर बीच में न्यूक्लियोइड है, लेकिन उसका जो है ना आप देख रहे होगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। और तीसरा और जो बातें, हाँ यहाँ पे आप देख रहे होगे इसमें ये कुछ टेल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम फ्लैगेलम कहते हैं, ये आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये बस इसके अंदर है, अलग से होता है ये प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक सेल में आप देख रहे होगे बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो सिंपली आप कोई प्लांट सेल और एनिमल सेल को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। नाउ द थर्ड टॉपिक इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? हमें पता है कि यूनिसेलुलर जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर की बात करनी है तो इसमें वन और मोर सेल होते हैं, वन से ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो मल्टी सेलुलर में प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स सभी आ जाएंगे, फंजाई हैं। यहाँ पर क्या होता है कि मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। सो दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में बताओ। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस हम लिख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक है। बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे और पॉइंट्स में लिखेंगे। प्रेजेंट इन ऑल सेल, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हर तरह के सेल में होती है, प्लांट सेल हो या कोई भी एनिमल सेल हो। लेकिन सेल वॉल जो होती है वो केवल प्लांट्स में ही होती है, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है, लेकिन सेल वॉल फुल्ली परमिएबल होती है। मेन फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का? इज टू प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करने का इसका मेन फंक्शन होता है। लेकिन सेल वॉल का मेन फंक्शन होता है इज टू प्रोटेक्ट सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को भी ये प्रोटेक्ट करती है, और मेंटेन शेप ऑफ द सेल। यानी कि अगर ये सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है तो सेल मेम्ब्रेन ऑब्वियसली अंदर होगा, और जो आउटर कवरिंग होगी वो फिर सेल वॉल होगा। ओके, इट इज़ अलाइव एंड इट इज़ एक्टिव मेटाबॉलिकली, ये अलाइव होती है, एक्टिव होती है। लेकिन सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है और इनएक्टिव होती है, तो थोड़ा हार्डनेस भी देती है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। अगर पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है तो लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन जो सेल वॉल है वो किससे बनी है? वो ये नाम लिखा हुआ है पेप्टिडोग्लिकैन इन बैक्टीरिया, चिटिन एंड फंजाई एंड सेल्यूलोज इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हमारा जो सेल वॉल है वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगर सेल मेम्ब्रेन के बारे में अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, एन के बाद सी नहीं आएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, तो इन नेचर इट मीन्स कि इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल में से कुछ मटेरियल को एग्जिट करने और एंट्री करने की परमिशन करती है ये, यानी कि इसमें से अंदर बाहर हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग से साइटोप्लाज्म को ये क्या करती है? सेपरेट करती है। एंड इट इज़ फाउंड इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स। तो ये कुछ बातें हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, हम ये बातें लिख सकते हैं। इस चैप्टर से एक और डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन बनता है जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? तो इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। दे हैव अ सेल वॉल टू मेंटेन स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी। उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने के लिए, जो उनकी रिजिडिटी है उसको मेंटेन करने के लिए सेल वॉल होती है। लेकिन एनिमल सेल में तो कोई सेल वॉल नहीं होती। यूजुअली दे डू नॉट कंटेन लाइजोसोम्स एंड पेरिक्सोम्स, इसमें लाइजोसोम्स और पेरिक्सोसोम्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन ये वाला सेम नहीं है, बट इट कंटेन सीलिया एंड फ्लैगेला। तो एनिमल सेल जो होते हैं उनके अंदर सीलिया एंड फ्लैगेला होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, हम कर सकते हैं। और ऊपर डायग्राम जो है आपको इजी वे में दिया होता वर्कशीट में, ये हमारा एनिमल सेल है। इसके लिए मैंने एक डिफरेंट वीडियोस बना रखे हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल को आप इजीली 2 मिनट्स में विद फन ड्रॉ कर सकते हैं, वो आप चेक कर सकते हो, चैनल पर ही आपको मिल जाएंगी या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे तो सेल ऑर्गेनल्स में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ये सारे पार्ट्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को एक्चुअली हमने पढ़ना है प्लास्टिड्स में। तो प्लास्टिड जो होते हैं वो प्लांट के सेल के अंदर जो होते हैं प्लास्टिड्स, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं। डबल मेम्ब्रेन होती है इनकी प्लास्टिड्स की। और प्लास्टिड 2 टाइप के होते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं या क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो वाइट और कलरलेस होते हैं, यानी कि ये वाला प्लास्टिड कलरलेस होता है। इसका मेन काम होता है फूड मटेरियल को, प्रोटीन को, स्टार्च को, ऑयल्स को स्टोर करके रखना। प्लास्टिड्स इज फाउंड इन नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट सेल्स, यानी कि जो नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट सेल्स होते हैं वो प्लास्टिड ये ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ठीक है।
लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर गिविंग होते हैं, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ कलर पिगमेंट। ये अलग अलग कलर पिगमेंट के होते हैं, येलो हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं। तो जो भी हमें प्लांट्स में कलर नज़र आता है, उनके फ्रूट्स में नज़र आता है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। तो ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है क्रोमोप्लास्ट दैट हैज़ ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल। ये जो ग्रीन पिगमेंट है वो कौन है? क्लोरोफिल है, इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है वो कौन सा होता है? वो क्लोरोप्लास्ट होता है। And it gives green color to the leaves and the plants. The most important biochemical process of the living world is photosynthesis, और वो क्लोरोप्लास्ट के बिना नहीं होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होता है वो इसमें यूज़ होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में यहाँ से लिख सकते हो। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं। दे फाउंड इन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड दीज आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में मिलता है, ग्रीन कलर का होता है। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में काम आता है। सो इट इज़ कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल प्लांट। तो इसीलिए इसको किचन भी कहा जाता है किसी भी प्लांट का, किसी भी प्लांट सेल का। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट का, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो यहाँ पे एनर्जी मिलती है किसी भी सेल को। माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ डायग्राम आपको दिया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपने सिंपल एक ओवल शेप बनानी है और उसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इट इज़ अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल। सभी यूकैरियोटिक सेल में ये मिलता है। दीज आर ऑल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होता है। एंड इट वॉज फर्स्ट सीन बाय कॉलिकर इन इंसेक्ट सेल्स इन 1880। 1880 में इंसेक्ट्स के सेल्स में कॉलिकर ने इसको सबसे पहले देखा था। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है और इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं या स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होकर रहती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसमें आप डबल मेम्ब्रेन देख रहे हो ऐसे करके। ठीक है, और उसके बाद फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। वेयर आउटर मेम्ब्रेन है स्पेसिफिक प्रोटीन्स। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कुछ प्रोटीन से बनी है, और जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज़ फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर्स कॉल्ड क्रिस्टे। वो एक चैम्बर बना लेती है अंदर क्रिस्टे बनाने के लिए। आगे बढ़ेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ही डीएनए और राइबोसोम होता है। अगर फंक्शन पूछे जाएंगे आपसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, तो मैं पता है पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो ये एनर्जी भी बनाता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसका काम होता है एटीपी के रूप में एनर्जी को बनाना, स्टोर करना, रिलीज करना। एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होती है और इट इज़ अ साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है, जिसके द्वारा ही एटीपी बनता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वैक्यूल है। तो वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल आपने देखा होगा, जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें बड़ा सारा वैक्यूल होता है, एक बड़ा सा रसधानी होती है, वैक्यूल होता है। तो क्या करते हैं ये? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन इन द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंसेज। इसके अंदर वाटर होता है और कुछ अलग सब्सटेंसेज भी होते हैं। दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो अगर क्वेश्चन आता है बच्चों कि वैक्यूल जो हैं उनकी मेम्ब्रेन, जो उसकी जो आउटर बाउंड्री है, उसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन है, उसका क्या नाम है, वो किससे बनी है? तो वो आप आंसर लिख दोगे भाई टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट से बनी होती है, यहाँ लिखा भी हुआ है। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर एब्सेंट। एनिमल्स में सेल वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं बट, और या फिर वो छोटे होते हैं। लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है एंड विच ऑक्यूपाइज 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो अगर हम प्लांट सेल बना रहे हैं तो प्लांट सेल के अंदर हमने 90% जो है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर वैक्यूल हो जाएगा, काफ़ी बड़ा वैक्यूल होता है। और अगर फंक्शन की बात करें भाई वैक्यूल का काम क्या होता है, तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल एंड स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर, शुगर, प्रोटीन एटसेट्रा ऑफ दी प्लांट सेल। तो भाई वैक्यूल का काम क्या है? ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है और अपने अंदर जो है ना मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स को, टॉक्सिक जो होते हैं, पॉइजनस होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वाटर, शुगर, प्रोटीन, इन सबको भी वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है लाइजोसोम पर। तो लाइजोसोम के ऊपर ना क्वेश्चन क्या बनता है कि वाई इट इज़ कॉल्ड द सुसाइडल बैग। इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है? तो इसके लिए आप आंसर यहाँ से लिखेंगे, ड्यूरिंग सब्सटेंसेज इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, दैट इज़ इन केस ऑफ सेल डैमेज। जब सेल डैमेज होता है या सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दौरान कोई डिस्टर्बेंस आती है, तो लाइजोसोम जो होती है, लाइजोसोम बर्स्ट कर जाती है। लाइजोसोम होती है सेल के अंदर, वो बर्स्ट करती है, फट जाती है एंड देयर एंजाइम्स आर रिलीज इनटू द साइटोप्लाज्म। और जैसे ये फटती है तो इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर फैल जाते हैं एंड दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल। और जो ये एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, अपने ही पूरे सेल को खा जाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड द, देयरफॉर लाइजोसोम जो होते हैं उनको सुसाइटल बैग भी कहा जाता है। जैसे ही वो बैग फटेगा वहाँ से कुछ एंजाइम्स निकलेंगे और वो पूरे सेल को ही खा जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको सुसाइटल बैग कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम। ये 4 टॉपिक्स और हैं।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। ठीक है, मेनली इसका जो फंक्शन क्या है ईआर का, इट इज़ द ओनली ऑर्गेनल विच सर्व्स एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस और रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो इस ये एक लौता ऐसा ऑर्गेनल है जो कि एक चैनल के रूप में काम करता है। क्या किस का ट्रांसपोर्ट करता है, ये कुछ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच होता है, या वेरियस रीजन्स सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में साइटोप्लाज्म के अंदर वो उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इट आल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, प्रोवाइड सरफेस सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज। इट फॉर्म्स एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल, ये सेल को एक एंडोस्केलेटन भी प्रोवाइड करता है। एंड इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट्स, प्रोटीन, स्टेरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल एटसेट्रा। तो मेनली ये क्या करता है कि फैट को, प्रोटीन को, स्टेरॉइड को, कोलेस्ट्रॉल को, इन सभी चीज़ों को इनके सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। स्मूथ ईआर यानी कि SER प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस बाय प्रोडक्ट्स। और मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी होता है। प्रोटीन एंड लिपिड्स प्रोड्यूस्ड बाय ER आर यूज टू प्रोड्यूस्ड सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं जो कि ER के द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हीं से ही सेल मेम्ब्रेन की प्रोडक्शन, सेल मेम्ब्रेन बनती है। और अगर डिफरेंसेस पूछे जाएँ कि स्मूथ ईआर और रफ ईआर में क्या डिफरेंस है, तो स्मूथ ईआर जो है वो मेनली ट्यूब्यूल से बनी होती हैं, ऐसे ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन जो रफ ईआर है वो सिस्टर्ने एंड वेसिकल्स से बनी होती है। उसके बाद है गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम of membrane bounded fluid filled vesicles arranged parallel to each other in stacks and is called cisternae along with some large and spherical vacuoles। तो कुछ स्फेरिकल वैक्यूल्स के आसपास आप देखोगे तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम गोल्जी अपैरेटस कहते हैं। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। एंड इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक में ये नहीं होती हैं। मैमेलियन, RBC और सी सेल्स में ये नहीं होती। अगर फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, सिक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स एंड इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम की फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है। इट इज़ सेक्रेटरी इन नेचर, इट हेल्प्स इन मेलानिन सिंथेसिस एंड इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की स्पेलिंग है NUCLEUS। न्यूक्लियस आप देख रहे हो कि यहाँ जो सेल है उसके बीच में ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को एनलार्ज करके यहाँ सामने दिया गया है, इसका डायग्राम ये रहा। अगर फंक्शन की बात करें तो न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल विच डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स ऑल इट्स सेलुलर एक्टिविटीज़। इट इज़ कॉल्ड हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, यानी कि कंट्रोलर ऑफ द सेल, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही जो है ना डायरेक्ट और कंट्रोल करेगा किसी भी सेल की सारी एक्टिविटीज़ को। इसीलिए इसको हेडक्वार्टर भी कहा जाता है, कंट्रोलर भी कहा जाता है, ब्रेन भी कहा जाता है। एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी कि एक सेल के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी है जो कि इसको पूरे को कंट्रोल करता है। चलिए लास्ट टॉपिक करते हैं। तो यहाँ पर आप क्रोमोसोम जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है। दे आर एन एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल। एक सेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स के जो आप बात कर रहे हो, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल इसके अंदर भरा होता है एक न्यूक्लियस के अंदर, विच इज़ मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन। और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है, ये किससे बना है? ये DNA और प्रोटीन से बना हुआ है। और जब भी सेल की डिवीजन होती है, जब भी सेल डिवाइड करने की कोशिश करता है, दिस मटेरियल अलाइंस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कपल्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये ऐसे कपल्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है और इसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रीजन विदाउट मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस इज ऑफ अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फिक्स्ड। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके सेल के न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो बिल्कुल फिक्स होती है। ऐसा नहीं अलग अलग होगी हर एक जीव में, ऐसा नहीं है। तो कोई भी एक जीव जो है उसके जितने भी उस तरह के जीव होंगे उन सब में क्रोमोसोम्स की संख्या सेम होगी। जैसे कि देयर आर 46 ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं क्रोमोसोम? 46 जो होते हैं, यानी कि इसमें पेयर कितने बन गए? अगर हम उसका पेयर बनाने की कोशिश करें तो 23 पेयर्स बन गए। तो ह्यूमन सेल्स में जो न्यूक्लियस होती है उसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है और अगर पेयर पूछे गए हैं तो 23 पेयर होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में कौन कौन से इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज जाएंगी, वो सब कौन डिसाइड करता है? वो क्रोमोसोम डिसाइड करता है। तो ये हो गया आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा और आपको क्लियर होंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।